हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑन कंडक्शन इज़। कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका कंडक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ऑप्शन दिए गए हैं, मेटेलिक कंडक्शन इंक्रीज, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिक्रीज, बी है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीजेज, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीजेज, बोथ कंडक्शन इंक्रीजेज एंड बोथ कंडक्शन डिक्रीजेज। फ्रेंड्स, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मेटेलिक कंडक्शन हमेशा डिक्रीज करता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज करता है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर के इंक्रीज होने के वजह से जो मेटल आयंस होते हैं वो अपने ही प्लेस पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिनकी वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो में परेशानी आती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता जितने अच्छे तरीके से होना चाहिए था, इसलिए मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज करता है। लेकिन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयंस को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इजली किसी गिवन ए पॉइंट से किसी गिवन बी पॉइंट तक यानी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इजीली मूव कर पाएँ। इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज होता है और मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्शन इज। डाइल्यूशन का कंडक्शन पर क्या इफेक्ट है। ऑप्शन है, स्पेसिफिक कंडक्शन या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज, मोलर कंडक्शन डिक्रीजेज। सेकंड है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेज, बोथ इंक्रीजेज और बोथ डिक्रीजेज। फ्रेंड्स, अगर बात करें डाइल्यूशन की, सो डाइल्यूशन करने की वजह से द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट आयन डिक्रीज होते हैं, जिस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, वो डिक्रीज करता है। बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम। लेकिन उधर ही अगर मोलर कंडक्टेंस की बात की जाए, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। यानी कह सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाएंगे यानी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, वैसे मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन में, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। हमें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है फॉर द गिवन प्रोसेस। प्रोसेस हमें दी गई है जिसमें दो सिल्वर के एटम दो प्रोटॉन्स के साथ यानी हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस और दो सिल्वर आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिल्वर के रिडक्शन के लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रिडक्शन, सिल्वर के रिडक्शन के लिए पोटेंशियल दिया गया है 0.80 वोल्ट। सो वी कैन से दैट कि ये हमें दिया गया है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल, जिसमें सिल्वर Ag पॉजिटिव से Ag कन्वर्ट होगा एंड दैट इज 0.80 वोल्ट। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको इजीली पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में Ag जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, वो रेस्पेक्टिवली 0 और +1 में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 आ चुकी है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 आ चुकी है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सिल्वर ऑक्सीडाइज हुआ है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो एज ए एनोड वर्क करता है। तो सिल्वर यहाँ एज ए एनोड वर्क करेगा एंड हाइड्रोजन यहाँ एज ए कैथोड वर्क करेगा, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें पता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए जो ई नोट सेल कैलकुलेट किया जाता है वो होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से अगर हम ऑक्सीडेशन यानी एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इजीली हमें पता चलेगा।
तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कैथोड हमारी है हाइड्रोजन है जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होता है, एनोड सिल्वर है जिसका पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.80 वोल्ट। तो हमने कैथोड के पोटेंशियल में से एनोड का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट किया, सो ये जो वैल्यू हमारे पास आई ये 0.80 वोल्ट आई। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की, सो दैट इज़ डेल्टा जी। सो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो -NF ई सेल होती है। यहाँ से हमें ई सेल मिल चुका है -2, एन की वैल्यू यहाँ पर आप देखें ध्यान से तो आपको वैल्यू मिलेगी 2, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है यहाँ से 2Ag जिनकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, वहाँ जा कर के वो टोटल चार्ज जो है +2 कैरी करेंगे। 1 सिल्वर पर +1 है तो 2 सिल्वर पर +2 होगा इस टाइप से। तो 0 से +2 में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है, सो n = 2। F फेराडे को 96500 लिखते हैं, इनटू साथ ही साथ ई सेल हमें यहाँ से मिला है -0.80 वोल्ट। तो जैसे ही हम इनको सोल्व करते हैं हमें वैल्यू मिलती है +154.4 किलो जूल। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में A current of 2 ampere is passed for 5 hours through a molten metal salt deposits 22.2 ग्राम of the metal। कि किसी पिघले हुए मेटल के साल्ट से हमने 5 घंटे तक 2 एम्पेयर का करंट पास किया और इस वजह से उस मेटल का हमें 22.2 ग्राम डिपॉजिट हुआ मिला। जिस मेटल का एटॉमिक वेट आपको दिया गया है 177 हमसे पूछा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द मेटल साल्ट इज, उस मेटल साल्ट में उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी हमें बताइए। फ्रेंड जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ जो टाइम है वो दिया गया है 5 आवर्स, जिसको अगर हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे सो 5 × 60 हम करेंगे तो इतना सेकंड जो है हमें इतने टाइम तक या इतने सेकंड्स तक उसमें से चार्ज यानी करंट पास किया गया। करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 2 एम्पेयर। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज आता है I × T। करंट है हमारे पास 2 एम्पेयर, टाइम हमें दिया गया 5 × 60 तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 36,000 कूलम मिलेगा। तो ऑल्टरनेटिवली बोल सकते हैं कि 36,000 कूलम चार्ज की वजह से जो मास उसका डिपॉजिट हुआ है दैट इज़ 22.2 ग्राम। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें कि 1 कूलम चार्ज से कितना वेट डिपॉजिट होगा सो दैट इज़ 22.2 डिवाइडेड बाय 36,000 और 96500 कूलम से यानी 1 फेराडे कूलम से कितना चार्ज पास होगा, कितना वेट डिपॉजिट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 96500 से, जिसको सोल्व करने पर आपको वैल्यू मिलती है 59.5 ग्राम। सो फ्रेंड्स 1 फेराडे चार्ज 59.5 ग्राम डिपॉजिट करा सकता है। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फेराडे 1 फेराडे इज दैट चार्ज विच कैन डिपॉजिट that quantity of amount or that quantity of substance which is equal to its equivalent weight। यानी 1 फेराडे वो चार्ज है जो उतना ही मास डिपॉजिट कर सकता है जितना उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास होता है। सो यहाँ 1 फेराडे चार्ज ने अगर 59.5 ग्राम मास डिपॉजिट करवाया है तो ज़रूर उस साल्ट का इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट 59.5 ग्राम होगा। और अगर हम इसके एटॉमिक वेट को डिवाइड कर दें इसके इक्विवेलेंट वेट से दैट इज़ 177 को अगर डिवाइड कर दिया जाए 59.5 से तो यहाँ से हमें इसके n फैक्टर की वैल्यू मिलती है और n फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा उस साल्ट पर प्रेजेंट चार्ज को। सो दैट इज़ इक्वल टू 3। यहाँ से जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 3। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उस साल्ट पर या उस मेटल साल्ट में उस मेटल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो +3 है।
क्वेश्चन नंबर 5, ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सोडियम सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को, डाइल्यूटेड एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया गया है प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स का यूज करके। द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड आर, एनोड और कैथोड पर बनने वाले प्रोडक्ट क्या होंगे? फ्रेंड्स, अगर सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइज किया गया है तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई होगी, सोडियम सल्फेट डिसोशिएट होकर सोडियम आयन, सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, साथ ही वाटर डिसोशिएट होकर के H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर कैटायंस की मूवमेंट होती है। सो यहाँ दो टाइप के कैटायन हमारे पास में है, सोडियम आयन है, साथ में H पॉजिटिव आयन है। दोनों में से H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, लेस है, इसलिए H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएगा और ऐसे ऐसे दो एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेंगे हाइड्रोजन गैस की। इधर से अगर एनोड की बात की जाए तो एनोड पर मूवमेंट होगी एनायंस की, दैट इज सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की, जिसमें से हाइड्रोक्साइड आयन, 4 हाइड्रोक्साइड आयन मिल करके 4 OH प्रोड्यूस करेंगे, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज 4 OH विल डिसोशिएट टू प्रोड्यूस 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड एन ऑक्सीजन गैस। सो एनोड से हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी एंड कैथोड से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एंड सल्फेट आयन एंड सोडियम आयन वो सॉल्यूशन में ही एज इट इज रहेंगे। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द सेल रिएक्शन, हमें सेल रिएक्शन दे रखी है ये, दैट इज Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक गिव राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस C। इस रिएक्शन के लिए द फ्री एनर्जी, द चेंज इन फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा G एट ए गिवन टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ डेल्टा G। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर इनमें से किसका फंक्शन होगा? फ्रेंड्स, अगर यहाँ हम नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, फॉर दैट रिएक्शन या फॉर दिस रिएक्शन n इज इक्वल टू 2। 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हमें देखने को मिला है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 चेंज हुई है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। लॉगरिथम न्यूमरेटर में आएगी जिंक की कंसंट्रेशन, दैट इज C2, और डिनोमिनेटर में आएगी कॉपर की कंसंट्रेशन, दैट इज C1, एंड डेल्टा G इज इक्वल टू NF ई सेल। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि डेल्टा G ई सेल का फंक्शन है एंड ई सेल फंक्शन है लॉगरिथम C2/C1 का। ठीक है, तो ई सेल डिपेंड करेगा लॉगरिथम C2/C1 पर, तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा G भी डिपेंड करेगा ई सेल पर। ठीक है, सो लॉगरिथम C2/C1, या अगर इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम टू द बेस ई की बात करें, सो ln C2/C1 पर ये क्वांटिटी डिपेंड करेगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, ए गैस X at 1 atmosphere is bubbled through a solution containing a mixture of 1 molar Y negative ion and 1 molar Z negative ion at 25 डिग्री सेल्सियस। कि कोई भी गैस X को 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर एक सॉल्यूशन से पास किया गया, जिस सॉल्यूशन में हमें मिक्सचर मिला है 1 मोलर Y नेगेटिव आयन का एंड 1 मोलर Z नेगेटिव आयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर एक्स वाई जेड के रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस टाइप से रिलेट करते हैं तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम देखें, जेड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, सो जेड कैन ऑक्सीडाइज वाई एंड एक्स। जेड वाई और एक्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और अगर हम बात करें वाई की, तो वाई का रिडक्शन पोटेंशियल एक्स से ज़्यादा है, सो वाई एक्स को तो ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन जेड को नहीं। सो अगर यहीं से हम चेक करें, सो वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स एंड नॉट जेड। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी क्वेश्चंस पढ़ने की भी या ऑप्शंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड इज। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इन तीनों साल्ट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ
डाइल्यूशन की बात की गई है, और जब वाटर इसमें ऐड किया जाएगा सो ये तीनों ही टाइप के सोल्ट्स डिसोशिएट होकर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस बनाएंगे। लिथियम क्लोराइड बनाएगा लिथियम आयन, क्लोराइड आयन, इसी टाइप से सोडियम क्लोराइड बनाएगा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, एंड पोटेशियम क्लोराइड फुल फॉर्म पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। आउट ऑफ देम क्लोराइड आयन ऑल और सेम, तीनों ही केसेस से क्लोराइड आयन सेम है। तो डिफरेंस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और लिथियम आयन। ये बात हम जानते हैं कि एल्कली मेटल कैटायंस वाटर में डिजोल्व होने के बाद में सोलवेट या हाइड्रेट फॉर्म करते हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन मोर इजिली इट विल हाइड्रेट और सोलवेट। जितना आयन का साइज छोटा होगा उतना ही हाइड्रेट ज़्यादा होगा। सो इन तीनों में से लिथियम आयन सबसे ज़्यादा हाइड्रेट होगा, यानी लिथियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सराउंड करेंगे। सो आफ्टर दैट सोल्वेशन होने की वजह से लिथियम आयन का, हाइड्रेटेड लिथियम आयन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट डिक्रीज करेंगी। उधर से पोटेशियम आयन का साइज सबसे लार्जेस्ट है, इसलिए सोल्वेशन कम होगा, और सोल्वेशन कम होने के कारण हाइड्रेटेड पोटेशियम का साइज स्मॉलेस्ट रहेगा, जिस वजह से सबसे जल्दी कंडक्टेंस शो करेगा। सो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिंक हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और HCl के साथ रिएक्ट करके, लेकिन HNO3 के साथ नहीं, ऐसा क्यों है? बिकॉज जब जिंक रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, यहाँ से फॉर्मेशन होगा जिंक नाइट्रेट, साल्ट बनेगा, साथ में फॉर्मेशन होगा NO2। तो इन दिस प्रोसेस NO3 जो होगा वो रिड्यूस होकर फॉर्मेशन करता है NO2 की, और ये जो है, ये जो रिडक्शन है, ये हाइड्रोनियम आयन के प्रेफरेंस में ज़्यादा जल्दी होता है। यानी हाइड्रोनियम आयन के प्रेफरेंस में NO3 नेगेटिव से NO2 का कन्वर्जन ज़्यादा जल्दी पॉसिबल है। सो ऑप्शन डी करेक्ट है, दैट इज NO3 नेगेटिव इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन की बजाय NO3 नेगेटिव आयन रिड्यूस होकर NO2 बनाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जिंक प्लस Cl2 1 एटमोसफेयर एट प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफेयर विल गिव राइज टू जिंक आयन एंड 2 क्लोराइड आयन। इस सेल के लिए जो E0 सेल है वो है 2.12 वोल्ट। टू इंक्रीज ई को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? जिंक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहिए, जिंक आयन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहिए, Cl की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना चाहिए, या Cl2 के पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज करना चाहिए। इनमें से क्या चीज़ें हमें परफॉर्म करें ताकि जो ई सेल है वो इंक्रीज करने लग जाए? क्लियर है? सो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती रहे, क्योंकि जितने लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलती रहेगी उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये सेल हमें EMF प्रोवाइड कर पाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में भी है, फिलहाल जैसे इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करके चलें, क्योंकि जब सेल वर्क करते हैं तो कभी ना कभी उनके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप जरूर होता है। तो अगर एट इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, इक्विलिब्रियम पर आने के बाद में ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, ई सेल विल बिकम इक्वल टू 0, यानी उस टाइम पर इस सेल का जो EMF है वो 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम फिर भी चाहते हैं कि ये सेल वर्क करता रहे तो ऐसे केस में उसका ई सेल 0 नहीं आना चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होना चाहिए। और फॉर इस प्रोसेस के लिए जिंक आयन की कंसंट्रेशन को हमें कंटिन्यूसली डिक्रीज करता रहना पड़ेगा, ताकि जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड द राइट शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिंक आयन कंसंट्रेशन को डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन अगर हम अप्लाई करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन इस प्रोसेस के लिए, तो हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, दैट इज n। जिंक यहाँ 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है तो n की वैल्यू 2 होगी। लोगरिथम प्रोडक्ट में जो है उनकी कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में आएगी, दैट इज जिंक की कंसंट्रेशन इनटू Cl की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड है तो मेंशन नहीं होगा, क्लोरीन है जिसके प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ई सेल की वैल्यू ग्रेटर आए, तो ई सेल की वैल्यू ग्रेटर आने के लिए ये जो राइट वाली क्वांटिटी है, ये राइट वाली क्वांटिटी है, ये क्या होनी चाहिए? लेसर होनी चाहिए।
और इसके लेसर होने के लिए या तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन कम की जाए, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाए, या फिर Cl2 के प्रेशर को इंक्रीज किया जाए। सो ऑप्शंस में अगर हम एलिमिनेट करके देखेंगे तो दिखाया गया है इधर Cl2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए, नहीं, वो तो इंक्रीज होना चाहिए क्योंकि हमें ये क्वांटिटी लेसर चाहिए, तभी हमें ई सेल की वैल्यू हायर मिलेगी। सो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, Cl2 का प्रेशर हाई होना चाहिए और जिंक की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो Cl की कंसंट्रेशन शुड भी इंक्रीज, नहीं, ये डिक्रीज होनी चाहिए। सो सी ऑप्शन भी हम कैंसिल कर देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन शुड डिक्रीज, वो इंक्रीज होना चाहिए, सो ये ऑप्शन भी गलत है। जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है, सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, Cr272 नेगेटिव आयन दैट इज डाइक्रोमेट आयन एंड आयोडाइड आयन रिएक्ट करके बनाते हैं आयोडीन एंड क्रोमियम +3 आयन। इस प्रोसेस के लिए ई नोट सेल हमें दिया गया है और साथ ही साथ ई नोट यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डाइक्रोमेट आयन भी दिया गया है। हमसे पूछा है व्हाट इज ई नोट ऑफ आयोडीन, आयोडीन का ई नोट क्या होगा बताइए। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में क्रोमियम जिसकी ऑक्सीडेशन +6 थी वो कन्वर्ट हो गया +3 में, और आयोडीन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थी वो कन्वर्ट हो गया 0 में। सो यहाँ क्रोमियम का हुआ है रिडक्शन और आयोडीन का हुआ है ऑक्सीडेशन। सो यार क्रोमियम जिसका रिडक्शन हुआ है वो वर्क करेगा एज ए कैथोड का, सो इट इज़ कैथोड, ये कैथोड है। तो आयोडीन वर्क किसका करेगा, एनोड का। और वी नो दैट ई नोट सेल जो निकाला जाता है वो हमेशा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड निकालते हैं। ई नोट सेल हमें दिया गया है 0.79, ई नोट कैथोड है 1.33, हमें ई नोट एनोड चाहिए दैट इज़ ई नोट ऑफ I2। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, सो ई नोट ऑफ I2 लेफ्ट में आकर 1.33 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.79, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0.54 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ वाटर टू H2, वाटर का रिडक्शन करके हमें प्रिपेयर करना है H2 एट 1 एटमॉस्फेयर एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पर इस प्रोसेस के लिए ई सेल या EMF कितने होगा। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में वाटर का रिडक्शन हुआ है और उसने हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन की है। सो हम एक सिंपल सी हाइड्रोजन की रिडक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं। H पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होने के बाद में हाफ ऑफ H2 हमें मिला होगा। ये सब प्रोसेस 298 केल्विन पर हुई है। सो इस प्रोसेस के लिए अगर हम लगाते हैं ई सेल या ई इलेक्ट्रोड, सॉरी क्योंकि ये तो गिवन इलेक्ट्रोड है, ई इलेक्ट्रोड H4H2 या हाफ H2 जो भी है वो होगा ई नोट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपॉन n, या n की वैल्यू है तो 1, लोगरिथम ऑफ न्यूमरेटर में हमेशा आता है जो प्रोडक्ट में हो हाफ H2, और क्योंकि वो गैस है और गैस का प्रेशर कितना दिया है 1 एटमॉस्फेयर, और हाँ सॉरी जो कोफिशिएंट होता है वो पावर बनती है। सो इट इज़ प्रेशर ऑफ H2 दैट इज़ पावर हाफ डिवाइडेड बाय H की कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, 298 केल्विन पर प्योर वाटर के अंदर जो H की कंसंट्रेशन होती है दैट इज़ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज़ 10⁻⁻⁷। सो ई नोट सेल इसके लिए होता है 0 है, ये 0.0591, ठीक है 0.0591। प्रेशर यहाँ अगर देखा तो 1 एटमॉस्फेयर दिया ही गया है, सो लोगरिथम 1 की पावर चाहे कुछ भी वो 1 ही होगा, और H की जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7 है, ये ऊपर जाकर के 10⁻+7 हो जाएगी। सो 0 - 0.0591 लोगरिथम 10⁻+7 और वो 7 आ जाएगा आगे, लोगरिथम 10। जस्ट इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और हमें ईजिली इस प्रोसेस के लिए E मिल जाएगा जो कि होगा -0.414 वोल्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द आयनिक मोबिलिटी ऑफ सिल्वर आयन इज, सिल्वर आयन की आयनिक मोबिलिटी क्या होगी अगर उसका कंडक्टेंस हमें दिया गया है ये। सो फ्रेंड्स, आयनिक मोबिलिटी जो होती है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू
कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय और वी कैन से आयनिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय 96500। सो हमें आयनिक कंडक्टेंस दे ही रखी है 5 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 96500। सो ये जो वैल्यू हमें मिलेगी ये करीबन 5.18 × 10⁻⁹ ओम पर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, इन ए सेल दैट यूटिलाइजेज द रिएक्शन, वो सेल जिसमें इस रिएक्शन का यूज़ होता है, अगर कैथोडिक कंपार्टमेंट में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस प्रोसेस के लिए अगर हम एडिशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन से लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से ये रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड में। सो इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी और सी में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट में, दोनों ही में दिया गया है। डिफरेंस इस चीज़ में है कि ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, वो हमें चेक करना है। सो फ्रेंड्स, अगर इस प्रोसेस के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हुई है, लॉगरिथम ऑफ जिंक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एच की कंसंट्रेशन की पावर 2। सो फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक एसिड के एडिशन से जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आएगा तो ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज़ करेगी। सो फर्दर ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज़ करेगी, और जब ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली ई सेल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डिप किया गया है उसका पीएच दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए उस सेल का पोटेंशियल क्या होगा। सो फ्रेंड, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब पीएच की वैल्यू 0 होती है तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो 0 होता है। हमें बताना है pH 3 के ऊपर उसका पोटेंशियल कितना होगा। सो सिंस ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो अगर हम रिडक्शन रिएक्शन कंसिडर करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, दैट इज H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू हाफ ऑफ H2। और इस प्रोसेस के लिए अगर हम E कैलकुलेट करेंगे, दैट इज E नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 लॉगरिथम ऑफ 1 ओवर, दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ गैस की फॉर्म में होगी तो हम प्रेशर मेंशन करेंगे, प्रेशर ऑफ H2 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H। pH अगर उसने 3 दी है, इसका मतलब H की जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज 10 की पावर -3 होगी। सो ये सब वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं, E नोट इस प्रोसेस के लिए 0 होता है, 0 - 0.591 लॉगरिथम, प्रेशर मेंशन नहीं किया, दैट इज प्रेशर 1 होगा, ये 1 एटमॉस्फेयर या वर बार, तो 1 अपॉन कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3। अगर ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो ये 10 की पावर +3 होगी, जो कि बनेगा -0.0591 इंटू 3 लॉगरिथम 10। लॉगरिथम 10 की वैल्यू 1 होती है, तो जस्ट हमें सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से हमें ईजिली वैल्यू मिलेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ जिंक आयन एंड जिंक इलेक्ट्रोड इज डायल्यूटेड 100 टाइम्स, अगर इस इलेक्ट्रोड को हम डायल्यूट कर देते हैं 100 टाइम्स तो बताइए उसकी ईएमएफ में कितना चेंज आएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, दैट इज जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू जिंक। क्योंकि ईएमएफ में चेंज पूछा है तो अगर इस प्रोसेस के लिए मैं ई कैलकुलेट करूंगा, सो इट इज ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉगरिथम ऑफ जिंक, दैट इज सॉलिड अगर वो है तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाएगी, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर कंसिडर्ड टू बी, देयर कंसंट्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। सो इसको 1 कंसिडर कर लेंगे, बस हमें वैल्यू चाहिए यहाँ जिंक की। फ्रेंड, दिया गया है कि जो कंसंट्रेशन है उसको हमने डाइल्यूट किया है 100 टाइम्स, यानी उसकी कंसंट्रेशन को लेस कर दिया गया है बाय 100 टाइम्स, क्योंकि डाइल्यूशन जितना ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन उतनी घटती जाएगी। सो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 100 टाइम्स लेस हो गई। ठीक है,
100 टाइम्स लेस हो गई, सो हम लिख सकते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन उसकी स्टार्टिंग में थी, अब वो कंसंट्रेशन डिवाइडेड हो गई 100 से। तो ये डिवाइडेड बाय जो 100 होगा, जब जैसे ही ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591/2 लॉगरिथम ऑफ ऊपर 100 आएगा। ठीक है, और जैसे ही लॉगरिथम ऊपर 100 आएगा, सो लॉगरिथम 100 हमें पता है 2 होता है। सो E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉगरिथम 102 आया। ठीक है, क्योंकि पहले के मुकाबले उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 100 टाइम्स लेसर हो गई होगी, तो पहले जितनी भी होगी वहाँ उसकी जगह आ जाएगा लॉगरिथम 100 इनटू इनिशियल जो भी होगी स्टार्टिंग में, उसके कंपैरिजन में इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में 100 और मल्टीप्लाई हो गया। तो इनिशियल अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल के कंपैरिजन में ये जो होगी वैल्यू, ये अगर मिली वोल्ट में चेक करेंगे तो ये आके शिफ्ट हो जाएगा, ये बनेगा 59.1 मिली वोल्ट। इतना इसमें क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद में, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से ये जो वैल्यू होगी ये इंक्रीज कर गई, और जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ई नोट्स में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद बचने वाली वैल्यू हमें स्मॉलर मिलेगी। सो ई जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी 59 मिली वोल्ट से। Question number 17. The amount of ion liberated on an electrode during electrolysis does not depend upon. इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होने वाली आयन की अमाउंट किस पर डिपेंड नहीं करती है। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई बाई T। किसी भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की अमाउंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पर, करंट की स्ट्रेंथ पर और टाइम पर डिपेंड करती हैं। सो ये 3 BCD ये तीनों वो हैं जो इसमें दी गई हैं। सो ऑप्शन ए वो सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पर, यानी जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेसर होगी। तो सारे के सारे KCL दिए गए हैं, जिसकी भी कंसंट्रेशन सबसे कम होगी उसी के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच हैज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल। ठीक है, इनमें से किसके लिए, इस प्रोसेस के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो सबसे ज़्यादा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, पोटेंशियल निकालेंगे तो E इक्वल टू ई नोट इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 एंड लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इसका प्रेशर यूनिटी होगा, हम सिर्फ H की कंसंट्रेशन को कंसिडर करके चलेंगे, उसकी पावर 2, यानी H की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि ये जो E आएगा ये छोटा आएगा कि ज़्यादा। फ्रेंड्स, H की कंसंट्रेशन जितनी हाइयर होगी, यहाँ से अगर हम आइडिया लगाएं, H की कंसंट्रेशन जितनी हाइयर होगी उतनी ही ये क्वांटिटी लेसर आएगी, और जब ये क्वांटिटी लेसर आएगी तो ये क्वांटिटी भी लेसर आएगी। सो अल्टीमेटली E की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि किस पर्टिकुलर केस में H की कंसंट्रेशन हाइयर है, जिसमें भी हाइयर है उसी में ये वैल्यू लेसर है तो E की वैल्यू लार्जर है। फ्रेंड्स, 1 मोल HCl में H की कंसंट्रेशन 1 होगी करेक्टली फर्स्ट पॉइंट में। 1 मोलर NaOH दिया गया है तो OH की कंसंट्रेशन 1 होगी। ठीक है, और H एंड OH की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर 14 आती है, -14 आती है। तो यहाँ से अगर OH की कंसंट्रेशन 1 है तो H की कंसंट्रेशन कितनी मिली, 10 की पावर -14। बी पॉइंट में, सी में प्योर वाटर के अंदर जो H की कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर -7 होती है, और ए सॉल्यूशन जिसकी pH 4 दी गई है उसमें H की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 होती है। तो हमें
ऊपर से हमने पता लगा लिया था कि जिसमें भी H की कंसनट्रेशन हाइयर होगी उसमें ई सेल ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जिसमें H की कंसनट्रेशन यूनिटी है 1 है, वो सबसे ज़्यादा ई वैल्यू कैलकुलेट करेगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। जब लिथियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन की पीएच बढ़ जाती है, घट जाती है, सेम रहती है, या कैथोड के अराउंड इंक्रीज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, लिथियम क्लोराइड दैट इज LiCl को जब इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा उसके एक्वस सॉल्यूशन को, तो यहाँ से हमें लिथियम आयन, क्लोराइड आयन, H पॉजिटिव आयन और हमें OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, जिसमें से कैथोड पर कैटायंस मूव करेंगे। कैटायंस हमारे पास में लिथियम आयन है, साथ में H पॉजिटिव आयन है, जिसमें से H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएंगे H, एंड 2 एटॉमिक हाइड्रोजन मिलकर बना लेंगे H2। सो कैथोड से हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एनोड की अगर बात की जाए, एनोड पे Cl है, OH है, जिसमें से Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेशन करेगा Cl की, एटॉमिक Cl की, और ऐसे ऐसे 2 एटॉमिक Cl बना लेंगे Cl2, यानी एनोड से प्रोडक्शन होगी Cl2 गैस की। कैथोड से हाइड्रोजन है, एनोड से क्लोरीन है, तो हमारे पास बचा क्या है, कैथोड से हमारे पास बचा है लिथियम आयन और एनोड से हमारे पास बचा है OH नेगेटिव आयन। सो दे विल कंबाइन टू फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक बेस है, और बेस की जो पीएच होती है वो ज़्यादा होती है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो पीएच आएगी वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।